नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये जो हमारी पहली इकाई का पहला अध्याय चल रहा है, अंशों का निर्गमन, और आज इस अंतिम लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा अंशों का पुनः निर्गमन और बैलेंस शीट को बनाना, और इसके साथ ही आपका अध्याय पूरा हो जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा पिछले दिनों के अंदर, जो मैंने 4 लेक्चर लिए हैं, अंशों का निर्गमन, कटौती पर, प्रीमियम पर ना, ओवरफ्लो मतलब कहना चाहिए अधिअभिधान। इसके बाद फिर हमने देखा अंशों का हरण, और आज हम उसी क्रम में आगे देख रहे हैं कि कंपनी किस प्रकार से अपने अंशों का पुनः निर्गमन कर सकती है, और इसके बाद फिर चिट्ठा बनाना। बैलेंस शीट के साथ ही इस सवाल को हम कंप्लीट मानते हैं। यदि एग्जामिनर चाहे तो हर सवाल के अंदर वो क्या पूछ सकता है आपसे कि आप इसकी बैलेंस शीट बनाइए। तो ये आप देख ही रहे हैं ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है, आपकी पीपीटी में स्पष्ट हो रहा है, अंशों का पुनर्निर्गमन एवं चिट्ठा बनाना, रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जैसा हमारी परिपाटी रही है, मैंने आपको बताया है कि सारा पीपीटी पे दिखेगा आपको नोट भी करते जाना है, और जब जरूरत लगे आपको तो आप उससे पूछ सकते हैं, है ना। ये नहीं सबसे लास्ट में ही पूछना है। चलिए मेरा परिचय दे दूं मैं आपको। शैलेंद्र कुमार भारल, प्रोफेसर, और मैं कालिदास गर्ल्स कॉलेज उज्जैन के अंदर पदस्थ हूँ, और आज यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। पहले हम देखते हैं चिट्ठा बनाने के पहले अंशों का पुनर्निर्गमन, रीइश्यू ऑफ शेयर। एक कंपनी, पिछले में हमने क्या देखा था, पिछले लेक्चर के अंदर अंशों के हरण तक 4 फीचर ऑफ शेयर। मैंने अपने हर लेक्चर के अंदर जहां पहले अपन ने स्टॉप किया उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अंशों का हरण, आज हम ये देख रहे हैं अंशों का पुनर्निर्गमन। तो आप ये देखेंगे कि प्रत्येक कंपनी के जो संचालक मंडल है उसे यह अधिकार है कि वो जिन अंशों पर अंशधारियों ने कंपनी को देय राशि का भुगतान नहीं किया है वो उनको जब्त कर सकती है। जब्त करने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया था। शेयरों को अंशों को जब्त करने के बाद फिर कंपनी चाहे तो उनका पुनर्निर्गमन कर सकती है, और यदि कंपनी ना चाहे, संचालक मंडल ना चाहे, तो उनको निरस्त भी कर सकती है, उन्हें रीइश्यू ना करें। अब मान लीजिए कंपनी अपने जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करना चाहती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कंपनी अपने अंशधारियों से जो राशि मांगती है वो सामान्यतः किस्तों के अंदर प्राप्त करती है, और वो देखा हमने 4 किस्त हो सकती हैं: आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय याचना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है तो सामान्यतः कंपनी उसे एक मुश्त राशि पर निर्गमित करती है। 10 रुपए का शेयर है तो जितने मूल्य पर वो निर्गमित कर रही है उस राशि को एक साथ मांगेगी। इसके पहले हमने क्या देखा था कि वो किस्तों के अंदर मांगती थी। तो एक तो ये ध्यान में रखना है कि कंपनी जब्त किए गए अंशों को एक मुश्त राशि पर पुनः निर्गमित करती है। और क्या करती है कंपनी रीइश्यू के समय, ध्यान रखने योग्य बात, कि जितनी राशि कंपनी को अंशों के हरण पर प्राप्त हुई थी उससे ज्यादा की कटौती पर पुनः निर्गमित नहीं करती है। जैसे हम ये कहें कि 10 रुपए का शेयर था और किसी अंशधारी ने 2 रुपए दिए और इसके बाद कोई पेमेंट नहीं किया, तो उसकी जब्त राशि कितनी हुई? 2 रुपए। बाकी उसने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो उस पर 2 रुपए से अधिक की कटौती पे वो निर्गमित नहीं किया जा सकता है। जब कंपनी अंशों को पुनः निर्गमित कर देती है तो, और जब पुनः निर्गमन पर राशि प्राप्त हो जाती है तो कंपनी क्या करती है कि जो सदस्यों का रजिस्टर है उस रजिस्टर में उन अंशों के सामने
नए व्यक्ति जिसने उन अंशों को क्रय किया है रजिस्टर में नए अंशधारी का नाम लिख दिया जाता है। तो ये क्या देख रहे हैं हम, ये एक सैद्धांतिक पक्ष है कि कंपनी किस प्रक्रिया के तहत अपने जब्त किए गए अंशों को निर्गमित कर सकती है। अब हम आते हैं इसके व्यवहारिक पक्ष के ऊपर कि व्यवहारिक पक्ष के अंदर क्या होगा। प्रविष्टि की जाएगी कि पुनः निर्गमन पर कंपनी अपनी पुस्तकों में क्या प्रविष्टि करेगी। यस, ये आप नोट कर लें। नोट ही नहीं करना बल्कि आपको याद भी करना है। अभी हम एक सवाल करेंगे, उस सवाल में आएगा ही आएगा। क्या होगा जब कंपनी के पास पुनः निर्गमित अंशों को जब पुनः निर्गमित करेगी तो राशि आएगी। तो क्या करना आपको, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर। हमने क्या देखा है कि जब अंशों को जब्त किया था तो जिन अंशधारियों ने पेमेंट कर दिया था वो राशि हमने डाली थी अंशहरण खाते में। अगर कंपनी अपने अंशों का पुनर्निर्गमन कटौती पर करती है तो पूंजी उतने की ही बनेगी जितनी कंपनी की पुस्तकों में बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 10 रुपए का शेयर है और 400 अंश हैं तो 4000 की पूंजी बनना चाहिए और 9 रुपए के अंदर इशू किया उसको तो 1 रुपया कम आया है, 1 रुपए कटौती पर निर्गमित किया माना जाएगा। तो 1 रुपए आप कहां से लेंगे, अंशहरण खाते से प्राप्त किया जाएगा। तो उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम की आवश्यकता नहीं होगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी अपने अंशों को निर्गमन भी उसने प्रीमियम पे किया था और कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, कंपनी की जो भविष्य की संभावनाएं वो अच्छी हैं, बाजार में निवेशकों के बीच में कंपनी की ख्याति है, कंपनी को नए ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि जब्त किए गए अंशों को भी कंपनी पुनः निर्गमन पर प्रीमियम पर पुनः निर्गमित करे, री इशू ऑन प्रीमियम। तो क्या होगा आपकी एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट से आपको राशि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 रुपए का शेयर है और 11 रुपए में री इशू किया है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से आपको पैसा नहीं लेना है। पैसा कब लेना है, जब फेस वैल्यू अंकित मूल्य से कम में री इशू किया गया हो। तो ये एक सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ ये व्यवहारिक पक्ष है जिसमें कंपनी अपनी पुस्तकों के अंदर क्या करेगी, री इशू के ऊपर प्रविष्टि करेगी। फिर आप देखेंगे कि री इशू होने के बाद कंपनी के पास अंशहरण खाते में कुछ राशि बच जाती है। अंशहरण खाते में कौन सी राशि गई है, जो राशि अंशधारी ने दे दी है कंपनी को और उसमें से कंपनी ने क्या करा है, यदि मान लीजिए कि अंशहरण खाते में 1000 रुपए थे कंपनी के पास और री इशू के अंदर उसमें से 400 रुपए चले गए तो 600 रुपए बचे हैं। ये 600 रुपए क्या बन जाएगा, पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व। तो अंशहरण खाते का जो बैलेंस है वो पूंजी संचय बन जाएगा और वहां आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। और मैंने एक ऐसा ही सवाल चुना आप लोगों के लिए जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएं। देखें क्या प्रविष्टि होगी इसकी, आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, नोट कर लें, सवाल के साथ हमको करना पड़ेगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। नरेशन हमारा क्या बताता है, उस प्रविष्टि के बारे में पूरी व्याख्या करता है ना। हम कॉमर्स के विद्यार्थी, हमको मालूम है कि नरेशन क्या बताएगा, उस प्रविष्टि की संपूर्ण सूचना प्रदान करेगा। तो ये नरेशन बता रहा है कि अंशहरण खाते का इतना बैलेंस था जो कंपनी ने अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया है। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। क्वेश्चन, आपका काम क्या है, मैंने आपको बार बार बताया, आपने हर लेक्चर के अंदर बताया, आज पुनः मैं आपको बता रहा हूं। ये जो प्रश्न है
ये मैंने बहुत शॉर्टकट के अंदर, यानी जो हमारे काम की चीजें हैं वो इसके अंदर नोट की है। मैं बोल भी देता हूं, हो सकता है आपको ये पॉइंट साइड कुछ छोटी लग रही हो, अगर ना दिख रहा है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट करते जाएं। कुमार लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 5000 अंश 2.5 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए। कितने अंश हैं? 10 रुपए वाले अंशों का अंकित मूल्य फेस वैल्यू है 10 रुपए, 5000 अंश हैं जो कंपनी ने 2.5 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं। यदि इसे आप किताब के अंदर लैंग्वेज में देखेंगे तो करीब करीब आधा पेज की लैंग्वेज आएगी, जो मैंने 5 या 6 लाइन के अंदर शॉर्ट में उतार ली हैं। आगे देखें क्या बोल रहे हैं वो। आवेदन एप्लीकेशन 7500 अंशों के लिए आए। आवेदन कितने के लिए आए? 7500 शेयर्स, और कोई राशि वापस नहीं की। इन्हें क्या करा उसने? प्रोरेटा अलॉटमेंट है, आनुपातिक आवंटन किया गया। हमने इतने सारे सवाल कर लिए हैं, हमें मालूम चल गया है कि आनुपातिक आवंटन के अंदर हम क्या कर रहे हैं। आनुपातिक आवंटन के अंदर कंपनी के पास जो सरप्लस अमाउंट आया है वापस नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, आने वाली जो कॉल्स हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनके ऊपर वो एडजस्ट कर लेती है। अमाउंट पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन। आवेदन पर कंपनी ने कितना मांगा है? 2 रुपए, तो आप नोट कर लें। अमाउंट पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 5.5 रुपए कंपनी ने अलॉटमेंट पर मांगे हैं, और प्रश्न में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। 5.5 रुपए कहाँ पे मांगे कंपनी ने? अलॉटमेंट पर। नोट कर लें इसको आप प्लीज। और 5 रुपए मांगे हैं फर्स्ट कॉल पर। तो क्या देख रहे हैं हम? कंपनी के पूरे 12.5 रुपए हो गए। 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 5.5 रुपए अलॉटमेंट पर, और 5 रुपए फर्स्ट कॉल पर। फिर देखें कॉल से निर्देश की स्थिति क्या है। एक्स के बारे में सूचना है कि एक्स 300 शेयर्स पर केवल एप्लीकेशन अमाउंट ही देता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने बाकी का कोई पेमेंट नहीं किया। 300 अंशों पर फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है, 300 अंशों पर अलॉटमेंट नहीं दे रहा है वो, और 300 अंशों पर फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। वाई 500 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल नहीं देता है। मतलब वाई ने एप्लीकेशन की राशि दी है, अलॉटमेंट की राशि दी है, लेकिन वो फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं कर सका है। आगे सूचना है, याचना के बाद अंशों का हरण करके 400 अंश जेठ को 9 रुपए में पुनः निर्गमित किए। ये अपनी अगली स्टेप है। इसके पहले तक के मेरे लेक्चर के अंदर बात कवर हो चुकी थी। आज से हमारे पास ये नई बात है कि जिन अंशों को हरण किया था, फॉरफीचर में गए थे वो, उनमें से कंपनी ने 400 अंशों को 9 रुपए में निर्गमित किया है। अब देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जितने अंश कंपनी ने जब्त किए थे वो सारे रीइशू नहीं किए हैं। आप देखें एक्स और वाई मिला के कितने शेयर हो रहे हैं? 800 शेयर। उसमें से रीइशू कितने किए हैं? 400 शेयर। दो अलग अलग वैरायटी, एक्स के 300 हैं, वाई के 500 हैं। तो देखिए आप प्रश्न के अंदर सूचना क्या है, इनमें एक्स के सभी अंश सम्मिलित हैं। यानी एक्स के अंशों पर तो जो फॉरफीचर अकाउंट के अंदर बैलेंस बचेगा वो पूरा कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन वाई के अंदर पूरा नहीं जाएगा। वाई के कितने अंशों को कैलकुलेट करना पड़ेगा? जितने रीइशू किए हैं। तो यहां देख लें आप, वाई के हमने शेयर कितने जब्त किए हैं? 500, और रीइशू कितना कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? टोटल 400 हैं। 400 में से 300 किसके हैं? एक्स के। तो वाई के कितने शेयर लिए? केवल 100 रुपए। आगे जाकर के मैं आपको बताता हूं। यहां सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि जो आप अंश हरण खाते से
प्रीमियम के अंदर राशि ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर आप राशि ट्रांसफर करेंगे तो आपको ध्यान रखना ये चीज, ठीक। और एक आखिरी लाइन है, कुमार लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां कीजिए तथा चिट्ठा बनाइए। तो ये हमारा एक पूरा सवाल अब जाकर के कंप्लीट होता है। इसके पहले मैंने जो जो स्टेप हो सकती थी वो मैंने आपको बताया था, है ना। और मैंने आपको पिछले व्याख्यानों के अंदर ही बात कही है कि सबसे लास्ट में प्रश्न नहीं पूछना है। पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स का जो आपका लेक्चर हो तो आप साथ साथ ही प्रश्न पूछ लें, है ना। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मुझसे प्रश्न करेंगे, तो मैं भी कंफर्म हो पाऊंगा कि हाँ भाई जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो आपके समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करना, सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेंगे हमें। काय का कैलकुलेशन करना पड़ेगा? पहले तो हमें एडजस्टमेंट अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या दिया सवाल में आपको, आनुपातिक आवंटन, प्रोरेटा अलॉटमेंट। कुल अंश कितने थे कंपनी के पास? 5000। आवेदन कितने आए थे? ज्यादा आए थे। कितने आए थे आवेदन? और उसमें से कंपनी ने किसी को वापस नहीं की राशि, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमको? एडजस्टमेंट अमाउंट, कि कितना अमाउंट हमें एडजस्ट करना है। तो उसकी हम एक टेबल बनाते हैं, 6 कॉलम की टेबल है, आप प्लीज नोट कर लें, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। और जब हम एंट्री करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि अमाउंट देखिए यहां पर था। पहला कॉलम क्या हमारा? शेयर अप्लाइड, आवेदकों ने कितने अंशों के लिए आवेदन किया है। शेयर अलॉटेड, कंपनी ने उन आवेदकों को कितने अंश आवंटित किए हैं। तीसरा कॉलम फिर क्या? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹2। देखें आप, आवेदन पर कंपनी ने केवल 2 रुपए मांगे हैं, तो 2 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास कुल कितनी राशि आई। चौथा कॉलम है आपका एप्लीकेशन मनी ड्यू, कंपनी ने जो अंश दिए हैं उनके हिसाब से ड्यू कितना हुआ है। इन दोनों कॉलम का अंतर क्या कहलाएगा? एक्सेस। और फिर वो आपको देखना है कि कहां एडजस्ट करना है। क्लियर? चलिए इसके अंदर आप अमाउंट फिलअप कर दें। देखें आपका प्रश्न, कितने आवेदन आए हैं? प्रश्न में देखें आपने नोट किया है 7500। तो आपने क्या लिखा? शेयर अप्लाइड 7500। दूसरे कॉलम में क्या भरना हमको? शेयर अलॉटेड, कंपनी ने इन्हें कितने अंश आवंटित किए हैं? 5000। जितने अंश थे वो सारे 5000 इन्हीं लोगों के बीच में दे दिए। और हमने क्या देखा, कुछ सवालों के अंदर कुछ स्टेप भी की थी, है ना, पर ये सीधा सीधा है ये। तीसरे कॉलम का संबंध पहले कॉलम से है। पहले कॉलम मतलब शेयर अप्लाइड से ये 2 रुपए से गुणा करेंगे आप। 7500 आवेदकों ने 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को कुल कितनी राशि दे दी है? 15000। 15,000 की राशि कंपनी ने आ चुकी है, लेकिन कंपनी को चाहिए कितने? जितने उसने अंश आवंटित किए हैं। कितने अंश आवंटित किए हैं? 5000। 5000 पर 2 रुपए से टोटल कितना ड्यू होगा? 10,000। इन दोनों कॉलम का, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5000। ये कंपनी को वापस करना थे, कंपनी ने वापस नहीं किए, तो ये क्या हो गया? अधिक, एक्सेस। और कहां एडजस्ट हो जाएगा? ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ऐसा नहीं करती कि भाई हम आपको वापस कर रहे हैं, फिर महीने 2 महीने बाद हम आपसे पैसा मांगेंगे तो आप हमको वापस दे देना। बोले नहीं, आप जब 2 महीने बाद हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो आप 5000 काट के, यानी जिस शेयर को जितने दिए हैं, जिस अंशधारी के पास जितने अंश हैं उतना एडवांस काट करके वो क्या करेगा? कंपनी को रिमेनिंग अमाउंट उसके बैंक को दे देगा वो। क्लियर? तो एक टेबल हम बनाते हैं, कितना अमाउंट हमें एडजस्ट करना है ना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी टेबल हम बनाते हैं जो कैलकुलेशन, वो काय की है? कॉल्स इन एरियर की। किसकी है ये? कॉल्स इन एरियर। देखें आप, कॉल्स इन एरियर के अंदर क्या है? पहला कॉलम आप बना लें अमाउंट पेएबल,
कि कितना कितना अमाउंट कंपनी ने मांगा है। तो एप्लीकेशन पे कितना मांगा, 2 रुपए। अलॉटमेंट में कितना मांगा है, 5.5 रुपए। प्लीज आप नोट कर लें। और फर्स्ट कॉल पर कितना मांगा है, 3 रुपए। मैं आपको देख के पता लगा पा रहा हूं आप लोग लिख रहे हैं तो, क्योंकि मेरा काम लिखने का नहीं है, मैं केवल बोल रहा हूं। ये 2 रुपए, 5.5 रुपए और 5 रुपए। अब आप यहां देख भी रहे हैं कि पी का मतलब क्या है, प्रीमियम। जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो प्रीमियम यहां अलॉटमेंट पर मांगा है कंपनी ने। तो जो प्रीमियम की राशि है वो पूंजी खाते में नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगी। इसलिए अपन वहां क्या लिख देंगे, पी। तो ये अपने को ध्यान में रहेगा कि इतना पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम में ले जाने का। फिर देखें एक्स के बारे में। एक्स के बारे में क्या कहा है, एक्स केवल 300 अंशों पर आवेदन ही देता है। तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन के सामने टिक लगा लें कि ये पैसा आया। काल से नीरियर के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, किस किस्त पर कितना पैसा नहीं आया है। तो एक्स ने क्या दिया है, एप्लीकेशन दिया है, 300 अंशों पर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, 300 अंशों पर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। क्लियर। ऐसा वाई का निकाल लें। वाई के बारे में आप दोनों को टिक कर लें। एप्लीकेशन दी उसने, अलॉटमेंट की राशि दी, और 500 अंशों पर उसने क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दी है। बस अब आप देख लें टोटल अमाउंट कितना आया। ये अपना एडजस्टमेंट अमाउंट आ गया। पहले हम अलॉटमेंट का देखते हैं। अलॉटमेंट के ऊपर केवल 300 अंश हैं। कितना मांगा कंपनी ने अलॉटमेंट के ऊपर, आप देख रहे हैं 5.5 रुपए। तो 300 अंशों पर 5.5 रुपए से टोटल कितना अमाउंट हो गया, 1650। इसको भूल जाओ आप 300 रुपए को भी, वो बाद में अपन कैलकुलेशन करके निकालते हैं ना। अभी कितना लिखेंगे आप, केवल 1650, 1650। फिर आप नीचे आए फर्स्ट कॉल के ऊपर। फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना बता रहे हैं हम, 300 एक्स के अंश हैं, 500 वाई के अंश हैं। तो टोटल अंश कितने हुए, 800। कितना मांगा इसके ऊपर कंपनी ने, 5 रुपए। तो 800 अंशों पर 5 रुपए से फर्स्ट कॉल पर कॉल से नीरियर कितना है, 4000 रुपए। यानी 1650 कंपनी के पास अलॉटमेंट पे नहीं आया, 4000 कंपनी के पास फर्स्ट कॉल पर नहीं आया। अब ये जो आप 300 रुपए देख रहे हैं, ये हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेंगे। कौन से, ये वो अमाउंट है जो एप्लीकेशन के साथ ही कंपनी के पास आ गया था, क्योंकि आवेदन ज्यादा किए थे अंशधारी ने और कंपनी ने अलॉटमेंट कम किया था। 7500 आवेदन आए थे और कंपनी ने दिए कितने, 5000। मतलब जिसने 7.5 अंश मांगे कंपनी ने उसको कितने दिए, 5 अंश दिए। तो 2.5 अंशों के ऊपर कंपनी के पास पहले से एडवांस है। अब जो अंशधारी अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है तो मतलब उसका पैसा कंपनी के पास है, वो हमें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। क्या निकाला देखें आप पहली वाली टेबल पे, 5000 शेयर्स पर एक्सेस कितना है, 5000 है। इसलिए जो अंशधारी आवंटन पर फेल हुए उस पर एक्सेस कितना होगा, आवंटन पर केवल एक्स फेल हुआ है और एक्स के कितने शेयर हैं, 300। तो 300 अंशों पर एक्सेस कितना होगा, 300/1 गुणित 5000/5000। तो सीधा कितना आ जाएगा आपका, 300 रुपए। ये 300 रुपए और माइनस हो जाएंगे, यानी 300 रुपए से कॉल सीनियर और कम हो जाएगा अलॉटमेंट के ऊपर। तो एक्चुअल कॉल सीनियर अलॉटमेंट पे कितना आएगा, 1350, है ना। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि आप में से किसी विद्यार्थी को बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, है ना। माइक आपके चालू हैं। और मैंने आपको बताया बार बार हर क्वेश्चन के अंदर कि रफ काम फेयर जैसा होना चाहिए। फेयर काम तो फेयर होना ही चाहिए, है ना, पर रफ काम भी फेयर होना चाहिए। यदि आपका रफ काम फेयर होगा तब जाकर के वो आपको फेयर काम फेयर तरीके से आप प्रस्तुत कर पाएंगे। कर सकते हम जनरल एंट्री, आप अपनी कॉपी में कॉलम खींच लें जनरल एंट्री के। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें यहां पर। नहीं, जो 300 आया कहाँ से आया जी कहां से बोल रहे हैं आप, पहले बताएं। सर? RDPG मंडला। अच्छा अच्छा मैडम, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कछवाहा। जी, क्या प्रश्न है नरेंद्र आपका? सर जो 300 शेयर पर एक्सेस है वो कहाँ से आया है? यस, मैं आपको बताता हूं नरेंद्र। आप देखें कि अपन ने कितने
कंपनी के पास शेयर कितने हैं? आप माइक हाथ में रख, कितने शेयर हैं? 5000। 5000। एप्लीकेशन कितनी आई हैं? एप्लीकेशन 7500। वेरी गुड, 7500 आई और कंपनी ने अलाट कितने किए? 5000 शेयर अलाट किए हैं। यस सर। मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने 7.5 अंश मांगे, कंपनी ने उसको कितने दिए? 5 अंश दिए। यस सर। ये ध्यान समझ में। तो जब तो अपने को क्या देखना है, ये जो 300 अंशों पर एक्स फेल हुआ नरेंद्र, इसने आवेदन ज्यादा के लिए किए होंगे। यस सर। आवेदन ज्यादा के लिए किया होगा ना। यस सर। इसका मतलब इसकी आवेदन की राशि कंपनी के पास है। यस सर। है ना, वही अपने को निकालना है, क्योंकि वो काल सीनियर कम हो जाएगा उतने अमाउंट से। आपकी पहली वाली टेबल बनाई आपने आपकी कॉपी में, कितना एक्सेस बता रहे हैं अपन उसके अंदर? 5000 एक्सेस है। यस सर। 5000 है ना। अब Yes, 5000 अंशों पर एक्सेस कितना है? 5000 है। एक्स कितने Yes, अंशों पर फेल हुआ है? एक्स कितने अंशों पर फेल हुआ है? 300 अंशों पर फेल हुआ ना। यस सर। है ना, ये पीपीटी में दिख रहा है मेरे सामने। 300 अंशों पर फेल हुआ, तो अपन ने चूकी जमा ली कि 5000 अंशों पर अधिक था 5000, इसलिए 300 अंशों पर कितना होगा? 300/1 गुणित 5000 बटा 5000। देखो आपके सामने पीपीटी में दिख रहा होगा ये। यस सर। तो कितना आ गया ये? 300 रुपए। 300 रुपए। तो ये ऐसे एक्सेस आया 300 रुपए। तो Yes. 300 रुपए से एक्चुअल कॉल सीनियर क्या होगा? कम हो जाएगा। नरेंद्र आया समझ में? यस सर। है ना, बिल्कुल। जहां भी बहुत अच्छी बात कही नरेंद्र ने। ऐसे ही मेरा सारे विद्यार्थी जो बैठे, मुझे काफी विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, झाबुआ से भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं आए आपको समझ में तो आप जरूर पूछिएगा मुझसे। एक खंडवा का भी मुझे दिख रहा, पीजी कॉलेज खंडवा, काफी गर्ल्स बैठी हैं शिद्दत के साथ, होमवर्क मतलब जो है कर भी रही हैं। प्रश्न नहीं आए तो आप पूछिएगा। आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके, चलिए हमें क्या करना आगे? अब जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री के कॉलम आपको मालूम है ना, मेरे पीपीटी के अंदर है डेट, पर्टिकुलर एलएफ, ये सब आपको लिखनी है। अपन समय प्रिंसिपल साहब बात करना चाहते हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? झाबुआ कॉलेज। जी बोले, नाम बताएं आपका। सर प्रिंसिपल साहब बात करना चाहते थे। जी 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 जी। हेलो। हाँ हाँ सर। जी सर बोले। जी 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 बोले। जी सर बोले, मेरे पास आवाज आ रही है आपकी। थोड़ा माइक पास में ले सर आप। हेलो। जी हाँ बोले सर। आवाज हाँ थोड़ा कटकर आ रही है सर, बाप माइक को पास में लेकर बोले। झाबुआ कॉलेज से प्रिंसिपल बोल रहा था, अनिजवाल सर। जी सर। हाँ आवाज आ रही है। हेलो। हाँ बोले सर बोले। आवाज सुनने पड़ रही है सर? सर थोड़ा टीवी के पास आ जाएं सर आप, टीवी के पास आ जाएं आप। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है। हाँ आपको बधाई वर्चुअल क्लासेस के लिए। तो मैं आपका लेक्चर सुन रहा था। जी जी और तो मैं थोड़ा सा बस एक सुझाव चाह रहा था कि ये जी। जो न्यूमेरिकल क्लासेस होती हैं इसमें क्या बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, यहाँ हमारे पास एक है स्लाइड्स, वहां मैं लिख करके बता सकता हूँ। अच्छा अच्छा ऐसा। पर मैंने इसमें मतलब थोड़ा पीपीटी के अंदर मेरी सारी चीजें आ गई। आपने देखा ना सर, ये एक्स का अलग खुला, वाई का अलग खुला, टोटल अमाउंट अलग खुला। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं यहाँ हाथ से लिख करके बता रहा था, तो वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहता। तो मैंने थोड़ा पीपीटी के अंदर मेहनत की, तो एक एक करके खुल रही है वो सारी चीजें। अच्छा अच्छा। और सर मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा रुके हैं, आप प्राचार्य हैं, आपके पास बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, और झाबुआ अपने आप में लीड कॉलेज होगा। मैंने बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट उससे बनाई, उसको भी आप थोड़ा देखें सर। जी जी। तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो पाएगा सर। अच्छा अच्छा थैंक यू चलिए सर। ठीक है ना। हाँ सर, आपको भी बधाई सर, बहुत स्टूडेंट हैं सर पूरी, मतलब जो है मुझे लगता है कि शायद बैठने की जगह नहीं होगी सर, एक भी चेयर मुझे खाली दिखाई नहीं दे रही है सर। हाँ, नहीं हमारे यहाँ भी थोड़ा सीसी भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा भीड़ कम है। ये तो जी, जी, खचाखच हॉल भरा रहता है। चलिए हाँ, जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करते देखें आप, सबसे पहले एंट्री क्या होती है? नरेंद्र मंडला से जिन्होंने क्वेश्चन किया था, पिछले लेक्चर में होंगे, तुम्हारी पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस सर। टोटल शेयर कितने थे हमारे पास? 5000 शेयर थे। यस सर। कितने मांगे हमने? 3 रुपए। नहीं नहीं, 7500 आवेदन आए। ये वाली एंट्री किससे करना? मैं आपको आपकी परीक्षा ले रहा हूं, ये है ना। आवेदन पे जो आए हैं उससे पहली वाली एंट्री होगी। 7500 आवेदन आए हैं, 2 रुपए से कंपनी के पास पैसा कितना आ गया?
पहले 15,000। कंपनी पैसा प्राप्त करती है, बाद में पूंजी बनाती। देखें पूंजी कितने से बनेगी, 5,000 अंशों से बनाएगी। यस सर। और बाकी सारे शेयर में, बाकी सारे एंट्रीज में क्या करती है कंपनी, ड्यू पहले कर लेती है और बाद में फिर पैसा प्राप्त करती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहली किस्त एप्लीकेशन की दे दी है, मान के चलते हैं वो आगे की किस्त कंपनी को देगा ही देगा। तो पहली एंट्री होगी रुपया प्राप्त होने की, बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन 15,000, दूसरा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10,000। इसमें कंपनी ने वापस नहीं किया है, वरना वापसी की एंट्री करते हैं। अब आपको सीधे एंट्री करना अलॉटमेंट ड्यू की, है ना। क्या एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। मैंने आपको बताया था अब शेयर प्रीमियम नहीं बोलते हैं, कंपनी अधिनियम में हुए संशोधन के पश्चात उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। यस अब आप देखें अपन ने एक पी का निशान लगा रखा था अपनी टेबल के अंदर। यस सर। वो पी से क्या ध्यान में रखना है आपको, पी से हमें यह ध्यान में रखना है कि प्रीमियम कंपनी ने अलॉटमेंट पर मांगी है। कंपनी आवेदन पर भी मांग सकती है, कुछ नहीं कहा। तुमने आपको बताया था अपने पिछले व्याख्यानों के अंदर कि उसे हमें ट्रीट करना चाहिए अलॉटमेंट के ऊपर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5.5 रुपए से 5,000 अंशों पर कितना हो जाएगा, 27,500। यस सर। क्लियर। प्रीमियम अच्छा। कितनी मांगी है, 2.5 रुपए, तो सर। इस पर कितना आ जाएगा, 3 रुपए। अंश यस पूंजी सर। कितने से बनेगी, 3 रुपए से। 5,000 अंशों पर 3 रुपए से शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा 15,000 रुपए, और 2.5 रुपए से 5,000 अंशों पर 12,500 रुपए कहां जाएंगे, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। यस चलिए सर। आगे देखें आप। अब ये आपको बैंक की एंट्री करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आप एंट्री कर लें, अमाउंट हम बाद में भरेंगे। तो पहले एंट्री क्या कर लें आप, बैंक अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नोट कर लें आप ये। बैंक अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कि आपने एंट्री। अब देखिए अमाउंट कैसे भरना है जिसमें आपकी कोई गलती की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। आप देखें सबसे पहली वाली एंट्री की है, शेयर अलॉटमेंट को हमने डेबिट कितने से किया है, 27,500। तो इसको Yes, आप सीधे क्रेडिट कर देंगे 27,500। नो प्रॉब्लम। यस सर। कितने से क्रेडिट हो जाएगा ये, 27,500। ठीक है। अब आप देखें कॉल्स इन एरियर जो हमारी टेबल नंबर 2 है, उसमें देखें आप अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर कितना है, कौन बताएगा, खंडवा से बता सकता है कोई, कॉल्स इन एरियर कितना है अलॉटमेंट के ऊपर, कोई भी बताए। यस, टेबल नंबर 2 देखें आप। हाँ बताएं, आप बताएं। यस, कितना है कॉल्स इन एरियर, आपकी जो टेबल नंबर 2 बना रखी है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, वहां देखें आप अलॉटमेंट के सामने कितना कॉल्स इन एरियर है, 1,350 है ना, जो अपन ने 300 माइनस करके निकाले हैं। मिला। टेबल नंबर 2 जहां पर लिखा कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, है वहां पर 1,350। तो यस, यही आपको लिखना है कॉल्स इन एरियर के अंदर 1,350। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, इसका अमाउंट आपको देखना टेबल नंबर 1 से, जो हमने कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट निकाला है, उसमें देखेंगे आप कितना है उसमें एक्सेस, जो उसके आगे लिखा ना हमने ऑन अलॉटमेंट, जो 5,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है वो यहां पर एडजस्ट हो रहे हैं। 5,000 रुपए कंपनी के पास कम आएगा क्योंकि ये 5,000 रुपए आवेदन के साथ ही आ चुके हैं। तो आप कितना लिख देंगे, 5,000 शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। तो क्या हो गया हमारा, कॉल्स इन एरियर 1,350, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर कितना, 5,000। अब आप 27,500 में से 6,350 कम करेंगे तो बैंक का अमाउंट आ जाएगा 21,150, 21,150। अब भी कोई डाउट हो तो पूछें आप इसके अंदर, इसके बाद तो फिर सीधी एंट्री है। कोई डाउट?
बिल्कुल निसंकोच पूछें आप। फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद किसकी एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल की। क्या एंट्री हो जाएगी? पहले कंपनी ड्यू करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नोट कर लें आप, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वापिस देखें आप सवाल के लैंग्वेज के अंदर, टोटल अंश कितने हैं कंपनी के पास? 5000। कितने मांगे हैं फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने? 5 रुपए। तो 5000 शेयर्स पर 5 रुपए से टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 25,000, 25,000 रुपए। क्लियर? चलिए आगे देखें फिर अब क्या होगी। बैंक की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डीआर कॉल सिनेरियर अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। यस कर लें आप एंट्री। बैंक अकाउंट डीआर कॉल सिनेरियर अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले एंट्री करें, एंट्री करने के बाद हम अमाउंट भरेंगे, उसमें आपकी गलती की संभावना खत्म। यस, पहले आप देखें फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट किया 25,000 से, तो फर्स्ट कॉल को आप क्रेडिट कर देंगे 25,000 से 25,000। क्लियर? अब आपकी टेबल के अंदर देखें, टेबल नंबर 2 जिसमें हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। बताएं आप मुझे फर्स्ट कॉल पे कितना कॉल्स इन एरियर है? कौन बताएगा? आपने बना रखी है ना टेबल, कितना है फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर? कोई भी एक माइक लेकर के बताएं आप। हाँ, खरगोन से बताना चाहते हैं, खरगोन से बताएंगे आप जो आगे बैठे हैं। कितना है कॉल्स इन एरियर? माइक नहीं है। सर जी सर। 4,000। कहां से बता रहे हैं? हाँ हाँ बोले। 4,000। कौन बोल रहा है ये? सर खरगोन से। My name is मोनिका चौहान। नहीं, आपका नाम बताएं पहले। मोनिका चौहान। हाँ मोनिका। यस सर। हाँ मोनिका। एरियर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 4,000। बिल्कुल सही, मोनिका का आंसर बिल्कुल सही है। कहां पर है अपने पास ये? कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर के अंदर अपन देख रहे हैं 4,000। चलिए मोनिका आ गया, मतलब सबको समझ में आ गया। ओके थैंक यू। अब हम आते हैं कौन सी अगली एंट्री होगी। सेकंड कॉल कंपनी ने नहीं मांगा है, अब आपको एंट्री करनी है जब्त की। पहले एंट्री कर लें आप, बाद में अमाउंट भरेंगे हम। क्या होगा? जिन अंशों को जब्त किया जाता है उतने अंशों पर कंपनी की अंश पूंजी कम हो जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि पिछली प्रविष्टियों के अंदर आपने देखा है पूरे अंशों पर कंपनी ने अंश पूंजी बना रखी है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट किया ना अपन ने। अब यहां कितने अंशों को जब्त कर लिया है कंपनी ने? 800 अंशों को। अंश पूंजी क्या होगी? कम होगी। तो आप देखें ब्रैकेट में लिखा मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर ब्रैकेट में 800 इंटू 10, ये आपके समझने के लिए है। कितना? 8,000। इसके बाद यहां आपको समझना है शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। यहां आप लोगों को यह समझना है, ध्यान देना है कि प्रीमियम कंपनी ने किस पर मांगी थी? किस पर मांगी थी प्रीमियम? अलॉटमेंट के साथ। वहां लिखा ना अपन ने पी, किस पर है? अलॉटमेंट के साथ। इसका मतलब यह है कि जिन अंशधारियों ने कंपनी को अलॉटमेंट की राशि नहीं दी है उन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया है। कौन फेल हुआ अलॉटमेंट के ऊपर? एक्स फेल हुआ है। कितने शेयर थे एक्स के पास? 300 अंश। तो ये देखो, ये अलॉटमेंट के अंदर हमने क्या लिखा? प्रीमियम कितने अंशों पर नहीं आई है? 300 अंशों पर 2.5 रुपए से टोटल 750 रुपए कंपनी के पास प्रीमियम के नहीं आए हैं। टू शेयर अलॉटमेंट जो कॉल सिनेरियर की राशि है वो आपको यहां लिखना है। कितना है कॉल सिनेरियर? 1,350। टू शेयर फर्स्ट कॉल, अभी मोनिका ने बताया था खरगोन से। कितनी है फर्स्ट कॉल पे कॉल सिनेरियर की राशि? 4,000 है ना।
अब आएगा आपका टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये देखें आप, मैं रेट से बता रहा हूं, रेट से बता रहा हूं मतलब इसका आपको कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। कैसा आएगा कैलकुलेशन, ये देखें आप, कैलकुलेशन ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट। डेबिट के अंदर टोटल कितना पैसा है, 8000 प्लस 750, मतलब डेबिट साइड में कितना है 8750। उसमें से क्रेडिट के अंदर कितने हैं 1350 और 4000। ये 5350 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3400। ये अंशहरण खाते के अंदर कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है। ये वो पैसा है जो अंशधारियों ने दे दिया और इसके बाद फेल हुए हैं, है ना। तो शेयर फॉरफीचर अमाउंट के अंदर कितना अमाउंट है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कंपनी के पास अमाउंट है वो है 3400, 3400। क्लियर हो रहा है ये? कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। जैसे मैंने पूरा प्रयास किया कि हर चीज का आपको कैलकुलेशन पीपीटी के अंदर मिले। जहां आवश्यक है मैंने अलग कलर दिए, ये 3400 आ गए। अब थोड़ी सी आपकी कठिन एंट्री है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से हेडिंग दे दिया, एंट्री ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स। क्या एंट्री है आपकी, केवल आप एंट्री कर लें, अमाउंट बाद में देखेंगे। बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, केवल ये वाली एंट्री होगी। यहां पर अमाउंट छोड़ दें, भी आप अमाउंट छोड़ दें, केवल एंट्री कर लें। बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सारी एंट्री के साथ नरेशन जाएंगे। ऐसा नहीं कि नरेशन नहीं जाते हैं, वो आपको याद कर लेना है। एक बार जो नरेशन है वो हर प्रश्न के अंदर वही रहेगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं ताकि हम समय का अधिकतम उपयोग कर सकें। अब आप ये देखें सवाल की लैंग्वेज के अंदर कि कितने अंशों को रीइश्यू किया कंपनी ने। जब्त तो कितने किए हैं 800, 300 एक्स के, 500 वाई के। उसमें से रीइश्यू कितने किए कंपनी ने, यस देखें आप, कौन बताएगा। चलो ये बताने वाली बात नहीं, तो लिखा आपकी लैंग्वेज के अंदर 400 अंशों को 9 रुपए प्रति अंश की दर से कंपनी ने जेड को रीइश्यू कर दिए। तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया 400 इंटू 9, कितना अमाउंट आ गया कंपनी के पास 3600। तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया 3600 से। अब आपको यहां पर यह देखना है कि जितना पैसा कम पड़ेगा वो हम कहां से लेंगे, अंशहरण खाते में से लेंगे। कहां से लेंगे आप, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। अगर 400 अंश हैं तो 10 रुपए का कंपनी का शेयर है, तो अंश पूंजी पूरी 4000 बनना चाहिए। 9 रुपए में इशू किया, कितने कम में इशू किया उसने, 1 रुपए के अंदर। तो 1 रुपया आप कहां से ले लेंगे, आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दें 400 इंटू 1। कितने डेबिट कर देंगे आप, 400 इंटू 1 बराबर कितने होगा, ये 400 रुपए। या ऐसे भी कर सकते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट निकालने के लिए कि 400 को अंशों को हमने जब्त किया है, तो कंपनी की पुस्तकों में 4000 रुपए की पूंजी बनना चाहिए। कितने की पूंजी बनना चाहिए, 4000 की। रीइश्यू पे बैंक के अंदर पैसा कितना आ रहा है कंपनी के पास 3600। कितना कम आ रहा है 400 रुपए। याद है आपके 4000 माइनस 3600 तो कितने हो गए आपके, ये 400 रुपए। अगली एंट्री क्या बताया था मैंने आपको, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जो बैलेंस रहेगा वो बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 700 रुपए। अभी आप एंट्री करें, फिर मैं आपको उसको बताता हूं, समझाता हूं मैं आपको। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, इसके जो हमने पहले एंट्री की है, रीइश्यू के पहले शेयर फॉरफीचर की एंट्री की, उसमें कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस उसके अंदर 3400 रुपए का। कितना बैलेंस है 3400। और यहां शेयर फॉरफीचर को हम डेबिट कितने से कर रहे हैं, 400 से। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाना चाहिए, 3000 जाना चाहिए।
कितना जाना चाहिए? 3000 जाना चाहिए, लेकिन मेरी एंट्री में क्या जा रहा है? केवल 700 रुपए। ये आपका प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितना मन लगा करके इस चीज को समझ रहा है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी? बहुत सारे कॉलेज मुझे दिखाई दे रहे हैं यहां से। मेरा प्रश्न यह है कि 3400 रुपए क्रेडिट है शेयर फॉर फ्यूचर में, अंशहरण की एंट्री में, 400 रीसू की एंट्री में डेबिट है, तो जो बैलेंस है वो 3000 रुपए जाना चाहिए। किसमें? कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यह कंपनी कितना ले गई है? 700। कौन बताएगा ये? अच्छा रीजन बता दें आप, 700 रुपए छोड़ दें, रीजन बताएं साहब, हम पूरे क्यों नहीं ले आ रहे हैं? कोई भी? खंडवा से जो बैठी हैं आगे गर्ल्स, ये बताएंगी? कोई भी एक? मैं अपने कॉलेज में बातों में अपने कई विद्यार्थियों को नाम से जाता हूं तो नाम से ही पूछ लेता हूं, भाई आप बताएं। यहां आप बता पाएंगे तब फिर मैं याद रख पाऊंगा आपको। कोई नहीं? चलिए देखें आप इसका कैलकुलेशन देखें, 700 रुपए कैसे आए हैं। यह महत्वपूर्ण है, इसको आपको नोट करना है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व अमाउंट। यहां मैंने आपको बताया था, जब इसका सैद्धांतिक पक्ष बता रहा था कि अंशहरण खाते के जो शेष है वो कहां जाएगा? कैपिटल, मतलब जितना लाभ हुआ है। यहां देखें आप कि टोटल हमने अंश जब्त किए थे 800 शेयर, 300 एक्स के, 500 वाई के। ठीक, रीसू कितने कर रहे हैं हम? 400। और सवाल की लैंग्वेज में दिया इसमें एक्स के सभी अंश शामिल हैं। किसके? एक्स के। तो एक्स के अंशों पर कितना कंपनी के पास था? देखें आप सवाल की लैंग्वेज में, एक्स कहां फेल हुआ है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर। कहां फेल हुआ एक्स? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर। मतलब उसने 2 रुपए कंपनी को एप्लीकेशन की अमाउंट दी है, दिया है 2 रुपए। तो क्या हो गया? उसका कितना बैलेंस है कंपनी के पास? 300 अंशों पर 2 रुपए से 600 रुपए कंपनी के पास है। इतना आया समझ में आपको? रीसू कितने में किया कंपनी ने? 9 रुपए के अंदर किया है। तो लेस डिस्काउंट हम कम कर देते इसमें से। कितना डिस्काउंट दिया? 1 रुपए। 10 रुपए का अंश 9 रुपए में रीसू किया कंपनी ने। कितना कम आया कंपनी के पास? 1 रुपया। मैंने आपको बताया था जो अमाउंट कम आएगा वो हम कहां से लेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर से। तो कितना हो गया? 300 अंशों पर 1 रुपए डिस्काउंट देने से कुल कितना पैसा कम हो गया? 300। तो एक्स के अंशों पर जो कैपिटल रिजर्व के अंदर राशि गई वो कितनी है? 300 रुपए। 600 रुपए की कंपनी को बचत थी, उसमें से 300 रुपए डिस्काउंट के अंदर चले गए, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जा रहा है? 300 रुपए। अब आपको किसका निकालना है? वाई का। यहां आप थोड़ा सा पढ़ लें, वाई के कितने अंश कंपनी ने जब्त किए हैं? कितने अंश जब्त किए वाई के? 500 अंश। ठीक है, कौन बोला ये? जो आप पूछें, नहीं आया समझ में आप पूछें। 500 अंश जब्त किए हैं। टोटल कंपनी ने रीसू किए हैं 400। उन 400 में से 300 किसके थे? एक्स के। मतलब वाई के कितने अंश रीसू किए कंपनी ने? केवल 100। लेकिन वाई के पास, हमारे पास कितना है? वाई फेल हुआ है अलॉटमेंट के ऊपर। कहां फेल हुआ है वाई? अलॉटमेंट के ऊपर। कितने अंश थे? अलॉटमेंट नहीं, वाई फेल हुआ फर्स्ट कॉल के ऊपर। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट की राशि दी है। एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के प्रीमियम कार्ड के 3 रुपए, तो 5 रुपए से कितने हो गए? 2500। ठीक, अब आपने ये 2500 का जो उसका एक्सेस है वो कितने अंशों पर है? 500 अंशों पर। जबकि कंपनी ने रीसू कितने किए? उसके केवल 100 अंश रीसू किए हैं। कितने अंश रीसू किए हैं? 100 अंश। तो 100 अंशों पर कितना होगा? तो क्या हुआ? 500 अंशों पर अधिक के 2500, इसलिए 1 पर कितना होगा? 2500 बटा 500, इसलिए 100 पर कितना? ठीक है ना, वो मैंने
एक साथ उसको क्लब कर दी इक्वेशन को। 500 अंशों पर एक्सेस है 2500, तो 2500 बटा 500 इंटू 100, तो 100 अंशों पर 5 रुपए से कुल कितना पैसा आ जाएगा कंपनी के पास? 500 रुपए। 100 अंशों पर 5 रुपए से कितना हो जाएगा? 500 रुपए। डिस्काउंट कितना चला जाएगा? 100 अंशों के ऊपर 1 रुपए से 100 रुपए, तो 500, 100 रुपए, 100 अंशों पर 500 का एक्सेस या फॉर फीचर के अंदर राशि है, उसमें से 100 रुपए डिस्काउंट के गए, तो वाई केस पर कितना हुआ? 400, 300 और 400 मिलके कितने हुए? ये 700 रुपए। तो ये आपकी जनरल एंट्री क्या होती है? पूरी। अब क्या करना पड़ेगा आपको? बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट के पहले आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बैंक अकाउंट। तो आप बनाएं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर जहां जहां कंपनी के पास पैसा है वो देख लें आप। सबसे पहला पैसा कहां है कंपनी के पास? सारी एंट्री देखना पड़ेंगे आप। जिन एंट्री के अंदर बैंक शब्द आ रहा है उसकी आप लेजर पोस्टिंग कर दें। दूसरे नंबर की एंट्री आपकी, पहले नंबर की एंट्री है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक पे क्या हो जाएगा? टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 15,000। अब आपको अपना पूरा सवाल देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। इसके बाद फिर टू शेयर अलॉटमेंट, आप चाहें तो अपना बना सकते हैं, फिर बाद में मेरे इससे देख सकते हैं आप। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा आया कंपनी के पास? देखें आप बैंक के अंदर कितना लिखा अलॉटमेंट के अंदर? 21,150। टू शेयर फर्स्ट कॉल, यस। आप में से कई लोग पीछे पलट करके देख रहे हैं, बिल्कुल देखना ही पड़ेगा, बड़ा सवाल है, हम काफी आगे निकल आए हैं। फर्स्ट कॉल पे आप देखेंगे बैंक की एंट्री के अंदर कितना पैसा है? 21,000। फिर पैसा कहां आएगा? रीइशू के ऊपर कितना पैसा है रीइशू के ऊपर? तब तक लिख दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा है रीइशू के ऊपर? 3,600। टोटल कितना हो गया ये? 60,750। टोटल आप लगा के देखें तो कितना जाएगा ये? 60,750। पैसा कंपनी ने वापस किया नहीं था, तो ये सीधा क्या हो जाएगा? बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी। क्लियर? बैलेंस सीडी कितना हो गया? 60,750। दूसरा आपको खाता दूसरा खाता आपको बनाना पड़ेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्यों बना रहे हैं यहां भी ध्यान रख लें आप। इसलिए हमको बनाना पड़ रहा है, जितने अंशों को जब्त किया था वो सारे रीइशू नहीं हुए हैं, है ना, तो फॉर फीचर अकाउंट बनेगा। और यदि कंपनी जितने अंशों को जब्त करती है सारे रीइशू कर दे तो फॉर फीचर अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना, कब बनेगा कब नहीं बनेगा। जितने अंश जब्त किए हैं सारे रीइशू नहीं हुए तो फॉर फीचर बनेगा। यहां देखें आप कितने अंश जब्त किए हैं? 800। रीइशू कितने हुए? 400। इसलिए शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर बैलेंस है। अगर जितने जब्त किए होते सारे रीइशू हो गए होते तो फॉर फीचर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। देखें आप कहां एंट्री आई है। एक तो हमने अंशों को जब्त किया, उसमें देखें आप शेयर फॉर फीचर अकाउंट आया है। जब्त वाली एंट्री के अंदर देखें आप शेयर कैपिटल डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम डीआर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाई शेयर कैपिटल। देखें आप जब्त वाली प्रविष्टि के साथ क्या हो जाएगा? बाई शेयर कैपिटल कितना? 3,400। इसके बाद रीइशू किया अपन ने, उसमें रीइशू के अंदर कितना अमाउंट है? 400 रुपए। बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल, तो इसमें क्या हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल कितना? 400 रुपए। ठीक है, लिखा आप लोगों ने। इसके बाद एक लास्ट एंट्री की हमने, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फीचर में क्या हो जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट? 700 रुपए।
शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 400, कैपिटल लेजर कितना 700। अब आपने देखना सारी एंट्री हो गई, लास्ट एंट्री पे आ गया, अब कोई शेयर फोर फीचर नहीं है, तो क्या निकल आएगा आपका बैलेंस, कितना निकलेगा बैलेंस, 3400 माइनस 1100। टोटल कितना हुआ क्रेडिट का 3400 माइनस 1100, तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपका 2300। टू बैलेंस सीडी 3400 माइनस 1100, तो बैलेंस आ जाएगा इसका 2300, और ये टोटल हो गया। कोई डाउट हो तो पूछें, ये तो सीधा सीधा है ना। अब ये आपका सवाल आधा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने केवल एंट्रियां की हैं, क्या बाकी है, बैलेंस शीट बाकी है। पर आप काफी काम कर चुके हैं, समय के साथ मत देखना इतनी देर तक और बैठे रहना पड़ेगा, बस केवल एक पार्ट बचा अपना, सवाल की दृष्टि से आधा हुआ है, और इसमें केवल आपको बैलेंस शीट, कॉलम खींच लें बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट के अंदर हम पहले आते हैं असेट साइड के अंदर, एक ही आइटम है इसके अंदर, बैंक अकाउंट, जो आपका बैलेंस निकला था वो लिख दिया हमने। असेट्स में क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट, कितना 60,750। अब आप लायबिलिटीज के अंदर आए, लायबिलिटीज के अंदर कंपनी सबसे पहले बताती है अपनी अधिकृत पूंजी कितनी है उसकी। अगर सवाल में नहीं दिया है, सवाल में इसलिए मैंने क्या लिखा, अथोराइज कैपिटल और डैश कर दिया। अगर बोलता साहब 10,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो आप यहां लिख देते हैं 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना आ जाता, 1 लाख। कितना बता देते हम, ₹1 लाख, है ना। नहीं अथोराइज कैपिटल तो छोड़ दें इसको आप। फिर हमें क्या लिखेंगे, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल, क्या आएगा, कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब आप सवाल की लैंग्वेज की जाए, टोटल शेयर कितने थे कंपनी के पास, 5,000 माइनस रेट से देख रहे हैं आप 800, ये 800 काय के कम किए हैं। इन अंशों को कंपनी ने जब्त कर लिए थे। जब कंपनी ने इनका फोर फीचर किया तो क्या हुआ, उतने अंश कम हो गए कंपनी की पुस्तकों में, तो माइनस क्या कर दिया हमने 800। और फिर लास्ट में एंट्री आप क्या देख रहे हैं, इनमें से जब्त अंशों में से कितने रीसू किए कंपनी ने, 400, तो प्लस कितने कर दिए, 400। आज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में, 5,000 शेयर थे, 800 जब्त किए, माइनस कर दिए, 400 रीइश्यू किए, प्लस कर दिए, तो टोटल 4600 शेयर हुए, 10 रुपए उसका फेस वैल्यू है, तो टोटल कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, 46,000। क्लियर। आगे फिर क्या बताएंगे आप लायबिलिटीज में, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखें आप अलॉटमेंट वाली एंट्री अपनी पुस्तकों के अंदर, अपनी क्वेश्चन में जो आपने तीसरे नंबर पे की है, कितनी है सिक्योरिटी प्रीमियम, 12,500। लेकिन हम पूरे 12,500 नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एक्स अलॉटमेंट पे फेल हो गया था, कितने अंशों पर, 300 अंशों पर, उसने 300 अंशों पर 2.5 रुपए से प्रीमियम नहीं दिया है। जब आपने अंशों को जब्त किया तो देखें आप, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर रखा अपन ने 750 रुपए, इसलिए मैंने -750 कलर चेंज कर रखा। ये 750 रुपए काय के कम कर दिए हैं एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ द शेयर, ये 750 रुपए कम हो गए। तो कंपनी अपनी लायबिलिटी साइड में कितना बताएगी, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 11,750। फिर क्या आएगा लायबिलिटी साइड में, कैपिटल रिजर्व, कितने कैपिटल रिजर्व, सबसे लास्ट एंट्री देखें आपकी 700। कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना जाएगा, 700। और एक सबसे लास्ट में जो आपने खाता बनाया है वो क्या है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, उसका बैलेंस मैंने आपको बताया था। ये कब बनेगा, जितने अंश जब्त किए हैं सारे रीइश्यू नहीं किए हैं तो अकाउंट बनेगा ये, और जितना बैलेंस है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। और सारे शेयर इश्यू कर दिए तो ना खाता बनेगा, ना बैलेंस निकलेगा, और ना ये आप लायबिलिटीज के अंदर इसे दर्शाएंगे। टोटल लगा दें आप, असेट्स में तो केवल एक ही आइटम है, कितनी है, 60,750, 60,750। देखें आप लायबिलिटीज का भी टोटल लगाएंगे
तो कितना आ जाएगा ये 60,750। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता और आपकी बैलेंस शीट मिल जाती तो मैं समझ सकता हूं वो कितना इत्मीनान होता है ना। और इतना कॉन्फिडेंस आता कि नंबर 1 पे आप इसे कर रहे होते तो बाकी के चारों प्रश्न तो आपके धुआंधार तरीके से हो जाते कि अरे अब तो बैलेंस शीट मिल गई है ना, कोई डर नहीं है अब तो ये बैलेंस शीट का है। पर बैलेंस शीट मिलेगी कब? जो हमारी सारी प्रविष्टियां, अभी जाना नहीं है, होमवर्क दूंगा मैं आपको, है ना, दिवाली की छुट्टियां आप आराम से कीजिएगा। और ये वो वाला होमवर्क है जो अक्सर शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो, शायद ही ऐसा कोई ऑटोनॉमस कॉलेज हो जहां पर ये प्रश्न एग्जाम में ना आया हो। जल्दी से आप नोट कर लें इसको। क्वेश्चन फॉर होमवर्क बोलते भी जा रहा हूं मैं आपको, 4 लाइन का सवाल है, नोट करें। एक कंपनी है मर्क लिमिटेड, उसके 10 रुपए वाले 20,000 अंश हैं, तो आप लिख लें केवल 20,000 शेयर्स 10+2, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम पर निर्मित किए हैं उसको कंपनी ने, ठीक है। आवेदन कितने के लिए आए हैं? आवेदन 30,000 शेयर्स के लिए आए हैं। 24,000 को आनुपातिक आवंटन किया है और शेष को वापस कर दिया। 30,000 शेयर्स के लिए आवेदन आए, 24,000 को आनुपातिक आवंटन और शेष राशि मतलब 6,000 को वापस कर दिया, ठीक है। और किस प्रकार से पैसा कंपनी ने मांगा है? 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, क्योंकि होमवर्क दे रहा हूं इसलिए सवाल बड़ा कर दिया मैंने ये, ठीक है। 3 रुपए सेकंड कॉल पर। कोई दिक्कत नहीं, घर जाके करना आपको आराम से, दिवाली की साफ सफाई करते करते इसको कर लें, थकान मिटाते समय इस सवाल को कर लें, है ना। अमय 800 अंशों पर केवल एप्लीकेशन दे रहा है, 800 अंशों पर एप्लीकेशन। विमय 1000 अंशों पर फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दे रहा है, दोनों के अंशों को जब्त कर लिया। और कमय को 8 रुपए में पुनर्निर्मित कर दिया। यह आपका सवाल थोड़ा सरल हो गया, जितने अंश जब्त किए हैं सारे रिइश्यू हो गए हैं, तो ना तो आपको फोरफीचर अकाउंट बनाना है ना, ये ध्यान में रखने का आपको। जो सवाल मैंने आपको था वो कठिन करके बताया था, ये सरल सवाल हो गया है, आपका फोरफीचर अकाउंट नहीं बनेगा। तो ये एक आप इसका आंसर नोट कर लें, मतलब है ना, ये क्वेश्चन के साथ साथ चूंकि आपको घर पे करना तो आपको लगा यार सवाल हमारा सही है कि नहीं, तो आप इसका आंसर नोट करें। कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा 3,320 रुपए और बैलेंस शीट का टोटल रहेगा 2,41,720। अगर आपकी बैलेंस शीट मिल रही है, लास्ट एंट्री जो आप अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व मिल रहे हैं 3,320 रुपए हैं, 3,320 है ना। आप लोगों ने सवाल मेरे साथ साथ किया इसलिए आपको धन्यवाद। कोई कठिनाई जाए या जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो अगर आप नहीं कर पाए तो आप, ये मेरा कॉन्टैक्ट्स हैं, इनको आप नोट कर लें, मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब दूं। और यदि आप मुझे मेल भी करना चाहें तो आप, जी सर बोलें, समय हमारे पास कम है, आप पूछें। सर जो सवाल आपने अंकित किया था वो दोबारा एक बार और लगाएंगे, मतलब नोट नहीं किया, जो होमवर्क रूप में जो दिया है? यस सर। आपने कहाँ तक नोट किया? चलो मैं नोट करवा, कहाँ तक नोट किया आपने? करवा दूं सर 2 मिनट के अंदर। सर अमय तक, अमय 800 शेयर पर अच्छा, केवल काफी है, चलो आप आए। 8 रुपए पर ने पुनः निर्मित कर दिए, यही है ना? यस सर। हाँ तो बस आपने पूरा कर लिया, 8 रुपए, ये सवाल कंप्लीट हो गया। वो तो ऐसे ही आप ना भी लिखें तो चलेगा। पंजी प्रविष्टियां करनी है, चिट्ठा बनाना है, आंसर जरूर नोट कर लें आप। इसका आंसर है कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा 3,320 रुपए और बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट आना चाहिए 2,41,720। नहीं आए तो आप करें वैसे जो सिस्टम मैंने आपको बताया, अगर उस स्टेप को आप करते जाएंगे तो बराबर आएगा। ये सरल, आपको होमवर्क आसान है,
है ना। इसमें आप क्या करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट करके जो फॉर फ्यूचर का बैलेंस बचेगा वो सारा कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। वो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको यहां करके बताया, क्योंकि जितने अंश हमने जब्त किए थे सारे रीशून्य थे, इसलिए आपको कैलकुलेशन करना जरूरी था वो। चलिए, अपन अपना समय पूरा हो रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। खूब मन लगा के पढ़िएगा। सर गवर्नमेंट कॉलेज नेपा नगर से बोल रहे हैं। हेलो हेलो